बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद योर फिज़िक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी अल्टरनेटिंग करंट को, और इसके साथ साथ हम सीखेंगे अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ को। ओके, और आज का हमारा ये जो टॉपिक है ना, ये टोटली बेसिक कंसेप्ट पर मुश्तमिल है। इन कंसेप्ट को सीखने के बाद आप इस चैप्टर के जो रिमेनिंग कंसेप्ट हैं, जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, उनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। यानी ये आपको एक बेस प्रोवाइड करेगा बाकी टॉपिक्स को, बाकी कंसेप्ट्स को सीखने में, अंडरस्टैंड करने में, राइट। और बच्चों, अगर एग्जाम के हवाले से बात की जाए ना, तो ये टॉपिक जो है वो एज अ लॉन्ग तो पेपर में नहीं आता, लेकिन यहाँ से एमसीक्यूज बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी बनते हैं। और आपको बता दूं कि स्पेशली जो ये वाला हमारा रीजन है, यहाँ से एमसीक्यूज और एमसीक्यूज के साथ साथ बहुत अच्छे अच्छे यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, राइट। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। हमने बात करनी है जी अल्टरनेटिंग करंट की, और याद रखना अल्टरनेटिंग करंट को आप उस वक्त तक अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे जब तक उसका डायरेक्ट करंट के साथ कंपैरिजन करके आपको ना सिखाया जाए। इसलिए पहले आपको डायरेक्ट करंट बताऊंगा, फिर आपको मैं उसको अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर लेकर आऊँगा। ठीक है बच्चों, ओके जी। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास दो तरह के सोर्सेज ऑफ करंट होते हैं। एक ऐसा सोर्स है जो कि डीसी करंट प्रोवाइड करता है, उसको हम डीसी सोर्स कहते हैं। दूसरा ऐसा सोर्स है जो कि अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करता है, उसको हम एसी सोर्स कहते हैं। ठीक है, इसकी अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ ना बच्चों, जितनी भी आपकी बैटरीज हैं, आपके सेल हो गए, ये जो आपको करंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना, ये हमारे पास डायरेक्ट करंट होता है। ठीक है, और ये जो हमारे पास करंट मिल रहा होता है अल्टरनेटिंग यानी एसी जनरेटर से, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर या एसी जनरेटर शॉर्टली, उससे मिलने वाले करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक है, अब हम ज़रा देख लेते हैं जी ये डीसी क्या है, यानी डायरेक्ट करंट हमारे पास क्या होता है। ठीक है बच्चों, ये ऐसा हमारे पास करंट होता है जो चार्जेस के एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने की वजह से फ्लो करता है। यानी एक ऐसा करंट, वैसे तो हम जानते हैं ना करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं। ये ऐसा करंट होता है जिसमें चार्जेस एक ही डायरेक्शन में फ्लो करके करंट बनाते हैं, इसको हम डायरेक्ट करंट या डीसी करंट कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्जेस। असल में क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस है दैट ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन, जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते रहते हैं। तो इसको हम यूनिडायरेक्शनल करंट भी कहते हैं। यानी ये ऐसा करंट होता है जो एक ही डायरेक्शन के अंदर चार्जेस के फ्लो करने की वजह से फ्लो होता है। सिंपल सी बात है, इसको हम डीसी करंट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, और मैं बता चुका हूँ इसका सोर्स हमारे पास सेल होता है, बैटरी होती है। ठीक है, इसके अलावा आपसे एमसीक्यूज वगैरह में समटाइम सैम्पल वगैरह पूछ लिए जाते हैं, तो इसका जो सैम्पल होता है वो ये होता है हमारे पास, ये बैटरी के लिए होता है। और अगर हमने सेल के लिए शो करना है तो फिर ये सैम्पल होता है। ये देखिए, एक बड़ी लाइन है, एक छोटी लाइन है, दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, बड़ी वाली पॉजिटिव, छोटी वाली नेगेटिव, ये सेल के लिए होता है। और सेल्स वगैरह कंबाइन होते हैं तो बैटरी बनती है। तो यहाँ पे देखिए, एक सेल ये, दूसरा सेल ये, मिलकर बैटरी के लिए ये और सेल के लिए ये। ठीक है, तो ये हम सैम्पल इसके लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, अब दो क्वालिटीज़ इसके अंदर क्या है जी, इसके अंदर वोल्टेज जो है ना वो हमारे पास कांस्टेंट रहते हैं और पोलैरिटी सेम रहती है। ये दो बातें आप ज़रा सीखनी है आपने। डीसी ये जो है हमारे पास यानी डायरेक्ट करंट है, इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, एक तो ये यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी एक ही डायरेक्शन होती है। जहाँ पे आप देखें, ये मैंने एक सेल लगाया है, यहाँ पर एक वायर है, ये बल्ब लगाया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो चार्जेस हैं, फर्ज कर लें इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं, इनकी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यूँ आ रहे हैं और यूँ फ्लो करते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे यूँ इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हुए जा रहे हैं। और आप जानते हो कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। तो कन्वेंशनल करंट की बात करेंगे तो यहाँ से करंट यूँ फ्लो कर रहा है और हमेशा यूँ ही फ्लो करता रहेगा। एक ही डायरेक्शन के अंदर ये चार्जेस ऐसे फ्लो करते जाएंगे और हमारे पास करंट जो है वो हमें मिलता जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यूँ फ्लो करते जाएंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, और करंट क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है कन्वेंशनल करंट, तो वो यहाँ से हमें इस डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट मिल रहा है। तो पहली क्वालिटी क्या है कि ये यूनी डायरेक्शनल होता है और एक ही डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो करता रहता है। दूसरी क्वालिटी क्या है कि इसके अंदर जो वोल्टेजेस होते हैं यानी पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम रहता है। यानी इसके क्रॉस हमने ये एक सेल लगा दिया ना, ठीक है, यानी मान लीजिए कि ये हमें जो है वो 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमने इसको दिया, तो वो 2 वोल्ट ही रहेगा, कम ज़्यादा नहीं होगा, फ्लक्चुएट नहीं करेगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, तो जब तक इसको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता रहेगा वो सेम ही मिलता रहेगा, 2 वोल्ट है तो 2 वोल्ट ही मिलता रहेगा और चार्जेस ऐसे फ्लो करते रहेंगे। ठीक है, अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलेगा तो उससे मिलने वाला जो करंट है वो भी सेम फ्लो करता रहेगा, करंट की वैल्यू भी कम या ज़्यादा यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, दूसरी क्वालिटी ये कि पोलैरिटी इसकी जो है ना वो हमारे पास सेम रहती है। पोलैरिटी पता क्या होती है,
बच्चों ये देखो, ये आपके पास सेल है, इधर ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है इसका, इधर नेगेटिव टर्मिनल, ये दो पोल है पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। ये जो दो पोल है ना, सिंपली हम इसको सेल की पोलैरिटी कहते हैं। ये जो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स हैं, ये क्या है, इसकी पोलैरिटी है, ठीक है। अब आप देखिए जो सेल का ये वाला एंड है हमेशा ये पॉजिटिव ही रहता है और ये वाला एंड हमेशा नेगेटिव ही रहता है, और हमने सेल ऐसे लगाया हुआ है तो इस सर्किट के अंदर हमेशा ये साइड हाई पोटेंशियल पर और ये साइड हमेशा लो पर ही रहेगी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ही रहेगी। इसके पोल चेंज नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा कि पॉजिटिव इधर आ जाए और नेगेटिव इधर चला जाए, ठीक है। वो पोल्स इसके चेंज नहीं होते, ये अपनी पोलैरिटी को चेंज नहीं करता, ठीक है। तो कितनी क्वालिटीज पढ़ी हैं आपने डायरेक्ट करंट की, एक तो यूनिडायरेक्शनल होता है यानी एक डायरेक्शन में फ्लो करता रहता है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें वोल्टेज की जो वैल्यू एक बार आपने प्रोवाइड कर दी वही रहती है यानी चेंज नहीं होती। अगर 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है तो 2 ही मिलता रहेगा, इसको 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, ऊपर नहीं जाएगा नीचे नहीं आएगा। इसके अलावा पोलैरिटी इसकी जो एक बार फिक्स पोलैरिटी होती है, चेंज नहीं होती, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये हमेशा नेगेटिव रहेगा, ये क्वालिटीज थी इसकी, ठीक है। अच्छा, अगर हम ग्राफ की बात करें तो वोल्टेज का ग्राफ देखिए, यहाँ पर ये वाई एक्सिस पर वोल्टेज और एक्स एक्सिस पर हमने टाइम ले लिया। तो देखिए जी, यहाँ पर ये इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू थी, मैं इसको लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ जी, यहाँ पर इसकी वैल्यू है जी वी, ये वी वैल्यू है इसकी, ठीक है। अच्छा, या वी नाट कह लेते हैं इसको, ये ले जी वी नाट कह दिया, कोई मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है हमें। अब 1 सेकंड का टाइम गुजरा, अभी भी कितनी है, वी नाट ही है। 1 सेकंड का टाइम और गुजरा, अब कितनी है, वी नाट ही है। 1 सेकंड और गुजरा, अब कितनी है, तो देखो टाइम के रिस्पेक्ट से इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ये स्ट्रेट लाइन ये शो कर रही है कि वोल्टेज कम या ज़्यादा नहीं हो रहे टाइम के रिस्पेक्ट से, ठीक है। तो जो बात बताई गई थी वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट रहते हैं, सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते। अगर वोल्टेज चेंज नहीं होंगे तो फिर करंट भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर अगर मैं करंट के लिए ग्राफ बनाऊँ तो वो भी आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलेगी, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट से 1 सेकंड गुजरा, जितना करंट है उतना ही मिल रहा है, 2 सेकंड के बाद भी उतना ही करंट मिल रहा है, 3 सेकंड के बाद भी उतना ही करंट मिल रहा है, 4 सेकंड के बाद भी उतना ही करंट मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें करंट भी फिर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब आप जरा एसी को देखो, अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है। ये जो अल्टरनेटिंग करंट होता है ना, इसकी पहली बात, जैसे ये यूनिडायरेक्शनल था, ये बाई डायरेक्शनल है, इसमें 2 डायरेक्शन होती हैं। यानी अगर एक क्लोज लूप है, मान लीजिए उसमें एक बार जो है वो क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है तो उसके बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता हो जाएगा, ठीक है। 2 बातें। दूसरी बात क्या है जी, दूसरी बात यह कि इसके अंदर जहां यहां हमने पढ़ा था ना कि इसके अंदर पोलैरिटी जो है ना इसकी फिक्स रहती है, इसकी पोलैरिटी जो है वो फिक्स नहीं रहेगी, इसकी पोलैरिटी चेंज होती है। तीसरी बात, यहां पर हमने कहा था कि वोल्टेज जो आपने प्रोवाइड कर दी है यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेल के थ्रू या बैटरी के थ्रू, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, यहां पर वो भी कांस्टेंट नहीं रहता है, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट हमारे पास एक ऐसा करंट होता है बच्चों जो अपनी डायरेक्शन भी चेंज करता है, अपना मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है, इसके साथ साथ अपनी पोलैरिटी भी चेंज करता है। तीनों चीजें जो कि यहां पर नहीं थी, ठीक है ना। इसको हम यूं डिफाइन करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट इज एन इलेक्ट्रिक करंट विथ पीरियोडिकली रिवर्स डायरेक्शन, जो कि एक खास वक्फे के बाद यानी खास टाइम के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है एंड चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड, और साथ साथ जो वैल्यू है ना पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोवाइड करे, जैसे यहां पर तो कांस्टेंट था यानी अगर 2 वोल्ट है तो 2 वोल्ट ही मिलता रहेगा, वैसा यहां पर नहीं है, यहां पर इसकी वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। लगातार इसकी वैल्यू चेंज करती रहती है, डायरेक्शन भी चेंज करता है, पोलैरिटी भी चेंज करता है और मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसके सोर्स की बात करें तो जैसे इसका सोर्स सेल था वैसे इसका सोर्स जो है वो हमारे पास एसी जनरेटर होता है, ठीक है ना, वो मैंने यहां पर मेंशन कर दिया, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। इसका जो सैंपल था मैंने ये शो किया था, इसका जो सैंपल आप बनाएंगे वो हमारे पास इस तरह से एक सर्कल बनता है, उसके अंदर ऐसे वेव लाइक एक साइन आप बनाते हैं ना, ये होता है हमारे पास एसी का सैंपल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे मैंने यहां बताया था वोल्टेज यहां पे क्या होते हैं, कांस्टेंट, यहां पर वोल्टेज चेंज होते हैं विद टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट से वोल्टेज की वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती है, ठीक है। इसके अलावा पोलैरिटी जो है वो भी इसकी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। अब मैं इसकी सर्किट डायग्राम बनाता हूँ, देखें हमने ये एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, ये हमारे पास एसी सोर्स है आप देख सकते हैं, ठीक है, और ये मैंने सर्किट इसका बना दिया, राइट। अब इसमें क्या होता है, यहां पर इनिशियली हम ये कह देते हैं ये वाला एंड इसका पॉजिटिव होता है और ये वाला एंड इसका नेगेटिव होता है, ठीक है। और यहां से अगर हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन लें तो वह यहां से कन्वेंशनल करंट जो है वो यूं फ्लो करता हुआ सर्किट में जाता है और बल्ब ग्लो करता है, ठीक है। और उसके बाद कुछ टाइम के बाद यानी खास जो मैंने कहा ना पीरियोडिकली यानी खास टाइम के बाद फिर क्या होता है, ये जो इसकी पोलैरिटी है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल जो है वो चेंज हो जाते हैं। देखो अब पहले पॉजिटिव ऊपर था, नेगेटिव नीचे था, अब नेगेटिव ऊपर चला जाता है और पॉजिटिव नीचे आ जाता है, इसने अपनी पोलैरिटी चेंज कर दी, ठीक है ना, अपनी पोलैरिटी क्या कर दी इसने,
चेंज कर दी। ये हमारे पास ऐसा है जो अपनी पोलैरिटी चेंज करता है, जो कि ये पोलैरिटी चेंज नहीं करता था, वो अपनी पोलैरिटी को फिक्स रखता था। उसका पॉजिटिव हमेशा यही रहेगा, उसका नेगेटिव हमेशा यही रहेगा। एसी में ऐसा नहीं होता, एसी अपने पोलैरिटी भी चेंज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव ऊपर था, नेगेटिव नीचे, यहाँ पर नेगेटिव ऊपर, पॉजिटिव जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, करंट की डायरेक्शन पहले से रिवर्स हो जाएगी। पहले करंट यूं आ रहा था ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से ऐसे, ये हमारे पास बनती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्या होगा, यहाँ से यूं जाएगा ऐसे, तो ये बनती है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि इसने अपनी पोलैरिटी भी चेंज की, पोलैरिटी के चेंज करने के साथ साथ करंट की डायरेक्शन भी चेंज हुई, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो भी चेंज होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर ये हमारे पास इसका एक ग्राफ है, ये मैंने वाई एक्सिस पे वोल्टेज ले लिए और एक्स एक्सिस पे मैंने ले लिया ये टाइम, ठीक है। अब टाइम के रिस्पेक्ट से आप देखना, टाइम के रिस्पेक्ट से पहले यहाँ पर था, ठीक है, टाइम जीरो था तो वोल्टेज भी जीरो थे। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती जा रही है, देखो ग्राफ ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती जा रही है, टाइम के रिस्पेक्ट से वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती जा रही है। जब इस टाइम पर आया तो इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, फिर हम मजीद टाइम आगे लेके चलेंगे तो ऐसा ऐसा इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, फाइनली फिर जीरो हो जाएगी, और उसके बाद फिर ये अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। ये जब डायरेक्शन चेंज होगी ना तो फिर हमारे पास ये नीचे वाला हाफ साइकिल आएगा। ये जो ऊपर वाले हाफ साइकिल को हम पॉजिटिव हाफ साइकिल कहते हैं, उसको मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है, पॉजिटिव हाफ साइकिल। मान लीजिए उस केस के अंदर यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है। और इसमें ये देख सकते हैं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, और इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर भी ना अब एक ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायरेक्शन एक रहती है, यानी ऐसे क्लॉकवाइज रहेगी, लेकिन मैग्नीट्यूड देखो वोल्टेज चेंजेस हो रहे हैं ना। ये देखो टाइम के रिस्पेक्ट से इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, मैक्सिमम पर आई, फिर टाइम के रिस्पेक्ट से ऐसा ऐसा कम होती जा रही, कम होती जा रही, वापस जीरो होगी। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर अपनी पोलैरिटी को रिवर्स कर देता है, नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाता है। अब नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे आ गया। अब रिवर्स डायरेक्शन में रफ्ता रफ्ता जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और एक मैक्सिमम वैल्यू पर आता है। और इस मैक्सिमम वैल्यू पर आने के बाद फिर से क्या होता है, ऐसा ऐसा ये कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता, फाइनली फिर जीरो पे आ जाता है। उसके बाद फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा। तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल्स आते रहते हैं, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है जी, डायरेक्शन फिर चेंज होती रहती है, ठीक है। अभी ये जो ग्राफ्स वगैरह हैं ये मैं आपको सारे समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बतानी है ना, उनके साथ फिर मैं आपको ये ग्राफ भी बताऊंगा। अभी बस इतना देख लीजिए कि आप ये देखिए कि ये टाइम के रिस्पेक्ट से इसमें जो है वो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। और पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है वो उसमें अगर उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर उसकी डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, ठीक है। ये टाइम और जो हमारे पास ये वोल्टेज है उसके दरम्यान में भी आप ये ग्राफ बना सकते हैं, और एंगल थीटा और ये जो वोल्टेज है उसके दरम्यान में भी आप ग्राफ बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये एंगल थीटा कौन सा वाला है। ये जो अल्टरनेटिंग करंट हमें मिल रहा होता है ना, मैंने बताया कि इसी जनरेटर से हमें मिलता है। तो इसी जनरेटर में क्या होता है, दो मैग्नेट्स के दरम्यान में ना एक कॉइल होती है, वो घूम रही होती है ना। और उस कॉइल के वो घूमने से क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स आता है, उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, ये वही ईएमएफ जो हमें मिल रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब वो जो कॉइल है वो घूमती है, वो कितने एंगल पर घूमती है, यहाँ से 0 पर थी, 90 पर आई, 180 पर आई, 270 पे गई, ये वो एंगल होता है हमारे पास, ठीक है। तो 0 से 90 तक रोटेशन में कितना आएगा, उसमें मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, फिर 180 पे जाके 0 आ जाएगी, फिर उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, फिर वो 270 पे जाके हमारे पास नेगेटिव पीक पे आती है अपनी, ठीक है। उसके बाद फिर जो है वो एक चक्कर कंप्लीट होता है तो वापस 0 पर पहुंच जाती है। तो ये वो एंगल जो 0, 90, 180, 270, 360 ना, ये वो एंगल्स हैं जिसपे वो ऐसे टर्न करती जा रही कॉइल, ऐसे 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 ऐसे, तो वो एंगल बनाती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, ये वो एंगल थीटा है। तो एंगल थीटा के रिस्पेक्ट से भी वोल्टेज को आप देख सकते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट से भी वोल्टेज को आप देख सकते हैं, ठीक है। बुक के अंदर ये वाली डायग्राम बनी हुई है, आप ये भी बना सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक बना लीजिए, दोनों बनाने तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है बच्चों। तो ये छोटा सा एक आसान सा कंसेप्ट था, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट का। अब मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट ये टर्म्स सिखानी है, और उसके सिखाने के बाद फिर मैं इस पार्ट पे आऊँगा। वैसे तो ये हमारा इसका हिस्सा है, ठीक है, लेकिन इनको सीखे बिना फिर आपको ये चीज़ें मसला करेंगी, इसलिए पहले मैं आपको ये चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं इन चीज़ों के ऊपर लेकर आऊँगा आपको, राइट। अच्छा जी, अब एसी से रिलेटेड ना कुछ टर्म्स है जो कि आप इस्तेमाल करेंगे बार बार, तो आपको पता होना चाहिए कि ये टर्म्स क्या हैं। सबसे पहले एसी का साइकिल क्या है बच्चों। साइकिल जो है ना वो हमारे पास क्या होता है, जैसे वो कॉइल है ना, कॉइल वो एक जो मुकम्मल चक्कर करती है ना, वो हमारा एक साइकिल होता है, ठीक है। और उससे क्या बनता है, उसमें दो हिस्से होते हैं, एक उसका पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलता है हमें, एक उसका नेगेटिव हाफ साइकिल मिलता है, ठीक है। तो इसी तरह से जो हमारा एसी का साइकिल होगा ना, वो एक पॉजिटिव, ये वाला ऊपर वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये एक नीचे वाला नेगेटिव हाफ साइकिल, ये दोनों मिलकर ना हमारे पास एसी का एक साइकिल बनता है, एक एसी का मुकम्मल चक्कर हमारे पास, ये उसका जो है वो हमारे पास ग्राफ आता है, ठीक है। इसलिए हम इसको वन साइकिल कहते हैं। लिखेंगे कैसे, मैं आपको बता भी देता हूँ इसके बारे में। साइकिल क्या होता है, अ कंप्लीट सेट ऑफ
पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का मतलब है भाई अल्टरनेटिंग करंट भी हो सकता है और अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी हो सकते हैं। करंट, ये जो क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी का मतलब करंट या वोल्टेज दोनों में हो सकते हैं। एसी वोल्टेज की भी बात हो सकती है और एसी करंट की भी बात हो सकती है। बात समझ गए? ओके, तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यू है जिसमें 0 से लेकर यहाँ 180 तक ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। उसके बाद फिर ये सारी जो है वो नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि इससे ऊपर ऊपर वैल्यू जो है वो वोल्टेज की पॉजिटिव है, इससे नीचे नीचे वैल्यू ऑफ जो है वो वोल्टेज वो नेगेटिव है। तो इसकी तमाम पॉजिटिव वैल्यूज और तमाम नेगेटिव वैल्यूज, इन तमाम का जो एक मुकम्मल हमारे पास सेट बनता है ना, इसको हम साइकिल कहते हैं। देख लो, अ कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज इज कॉल्ड अ साइकिल। तो मैं आपको सिंपल वे में बताऊं, ये डेफिनेशन ऐसी चीज़ नहीं है कि आपसे पेपर में पूछी जाएगी, ये सिर्फ आपके अपने माइंड की जो है वो सेटिस्फेक्शन के लिए मैं बता देता हूँ साइकिल क्या होता है। बस आप ये माइंड में रखो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये मिलके हमारे पास क्या बनता है, एक साइकिल बनता है। जैसे आप मान लीजिए कि भी हमारे पास यहाँ पर ना ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ठीक है। एक साइकिल कंप्लीट हुआ, इसके दो पार्ट कर लो, यहाँ से एक को आप यहाँ पे रखो, दूसरे को नीचे से डिस्प्लेस करके आगे ले जाओ, तो ये हमारे पास जो है ना एक साइकिल है। यानी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलके क्या बनता है, एक पूरा साइकिल बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ अपने माइंड में रख लीजिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेंगे तो आपके पास एक जो है वो साइकिल कंप्लीट होगा, ठीक है। और ये मुश्तमिल होता है पॉजिटिव सेट ऑफ वैल्यूज और नेगेटिव सेट ऑफ वैल्यूज के ऊपर, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं ये टाइम पीरियड। बहुत ही आसान, आपने क्लास 10th में भी सीखा था टाइम पीरियड क्या होता है भाई, एक वाइब्रेशन मुकम्मल होने का वक्त, एक साइकिल कंप्लीट होने का वक्त, ठीक है। या एक हमारे पास कोई भी एक राउंड ट्रिप किसी कोई बॉडी कंप्लीट करती है, उसमें कितना टाइम लगता है, उसका टाइम आप क्या कहते हैं, उसको टाइम पीरियड बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी आसान सी डेफिनेशन है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। एसी का एक साइकिल कंप्लीट होने में जो वक्त लगेगा उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप टाइम पीरियड बोलोगे, ठीक है। तो देखो इसका हमारे पास ये जो है ना, ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया। अब उस दौरान यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना इतना टाइम लगा, क्योंकि हमारा ये जो एक्स एक्सिस है ना, ये टाइम एक्सिस है, बल्कि मैं यहाँ पे शो करूँ, ये देखिए ये वाला, ये एक्स एक्सिस हमारा टाइम एक्सिस है, 0 से लेकर यहाँ तक। तो ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ और एक साइकिल कंप्लीट होने के वक्त को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं, और इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं हम, ठीक है। इसलिए देखो यहाँ पर टाइम 0 था और यहाँ एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, वहां पर मैंने लिखा 0 से लेकर यहाँ तक कितना टाइम है, टी टाइम है। टी क्या है, टाइम पीरियड, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, याद रखना है इसको। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से, ठीक है। एक साइकिल मुकम्मल होने का वक्त, सिंपल सी बात है। फिर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, ये भी हमारे पास वही आसान से कॉन्सेप्ट जो क्लास 10th में सीखे थे पहले चैप्टर में। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, एक सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब अगर एक सेकंड में एसी का एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज होगी। अगर एक सेकंड में एसी के 10 साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज होगी, सिंपल सी बात। अब ये देखो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, देखो मैं फर्ज कर लेता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है ना वो 1 सेकंड का टाइम है। ये जो टाइम है टोटल हमारे पास कितना है, 1 सेकंड का। उसमें एक साइकिल ये कंप्लीट, एक साइकिल किस पर मुश्तमिल होता है, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। ये देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव मिलकर एक साइकिल कंप्लीट हुआ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव 2 साइकिल, ये पॉजिटिव ये साइकिल 3 हो गए, ये और ये मिलके 4। तो ये एक सेकंड में अगर मान लें कि ये 4 साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 4 हर्ट्ज होगी। ये देख लो टाइम हमारे पास कितना था, 1 सेकंड का, एक्स एक्सिस के ऊपर साइकिल्स कितने हैं हमारे पास, साइकिल हमारे पास 4 हैं, फ्रीक्वेंसी फिर कितनी बनेगी, 4 हर्ट्ज बनेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। और हमारे घरों में ये जो अल्टरनेटिंग करंट आ रहा होता है इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। बच्चों इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, ठीक है, 50 हर्ट्ज की इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, राइट। अच्छा, तो अब आपको उम्मीद है ये पॉइंट जो है वो समझ में आ गए होंगे, राइट। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आपने बताया कि इसकी वैल्यू लगातार तब्दील होती है, यानी यहाँ से ये आप देख सकते हैं कौन की डायग्राम ये है वोल्टेज की, तो 0 वोल्टेज, फिर इसकी वैल्यू बढ़ती मैक्सिमम आती है, फिर 0 पर आती है, फिर मैक्सिमम रिवर्स डायरेक्शन में फिर 0 पर आती है। तो ये कई बार 0 पर आता है बार बार, लेकिन हमें ये जो बल्ब वगैरह हैं ये ऐसे फ्लक्चुएट करते हुए नज़र नहीं आते। उसकी वजह यह है कि ये जो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है, इतनी स्पीड के साथ ये ऑन ऑफ हो रहा होता है कि हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हमारा माइंड उसको सेंस ही नहीं कर सकता। आप अगर उसकी एक वीडियो बनाओ फिर उसका स्लो मोशन में उसको चलाओ तो आपको ऐसे ऐसे ब्लिंकिंग करता हुआ जो है वो नज़र आएगा। लेकिन अगर आप ऐसे उसको देखेंगे बल्ब को या लाइट को तो वो आपको ये जो एसी सोर्स से लगा हुआ बल्ब है उसकी जो लाइट है उसको अगर आप ऐसे देखोगे नेकेड आई से तो वो आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे उसकी ब्लिंकिंग को, ठीक है। जब तक आप उसको स्लो में या उसकी जो स्लो वीडियो करके ना देखेंगे ना तब तक आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है, ओके।
तो ये एक हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया फ्रीक्वेंसी के हवाले से। उसके बाद फिर बात आती है जी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ वोल्टेज। अब देखो ये जो हमारे पास एसी से वोल्टेज मिलते हैं ना, ये टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज कर रहे होते हैं। कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं है इसकी। देखें वैल्यू बढ़ती जा रही है, मैक्सिमम पर आई, फिर कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, जीरो पर आई, फिर रिवर्स में बढ़ती जा रही है, फिर रिवर्स में कम होती फिर जीरो पर आई। कोई एक वैल्यू वो तो इसकी है ही नहीं, है ना। ये मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ वैल्यू जो है वो शो कर रहा है, वेरिएशन आ रही है इसके अंदर, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस जो लफ्ज़ है ना बच्चों, वो इंस्टेंट से निकला है। इंस्टेंट कहते हैं लम्हा, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जिसको उर्दू में हम लम्हा कहते हैं। आप यूँ समझ लीजिए, कहने के लिए मैं कह देता हूँ, ये पॉइंट ऑफ टाइम है आपके पास, ये ठीक है, बहुत स्मॉल टाइम है, उसको पॉइंट ऑफ टाइम कह लो। किसी एक लम्हे आप चेक करते हो कि इस वक्त इसकी क्या वैल्यू है। अब देखो टाइम के रिस्पेक्ट से वैल्यू चेंज हो रही है। मैं ऐसे चलता मैं कहता हूँ भाई यहाँ से टाइम चेंज होता जा रहा है, अभी कितनी वैल्यू इसकी, अब यहाँ से इसकी वैल्यू मैं सीधा ऊपर लेके जाऊँगा, भाई इसकी वैल्यू अब जो है वो इतनी है, ठीक है। फिर यहाँ से मूव करता किसी और लम्हे में, यहाँ पे चेक करता हूँ इसकी वैल्यू 0 है, और मूव करता किसी एक लम्हे यहाँ पर चेक किया तो इसकी वैल्यू जो है वो इतनी है, रिवर्स डायरेक्शन में -v0, ठीक है। ओके, तो बच्चों अब आपने देखा कि इसकी वैल्यू लगातार चेंज हो रही है। किसी एक लम्हे, किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आप चेक करते हो कि इस वक्त इसकी क्या वैल्यू है, वो इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है, ठीक है बच्चों। और इस इंस्टेंटेनियस वैल्यू को फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पर ये पूरा मैथमेटिकल रिलेशन किया, आपको समझाऊंगा। वैसे फॉर्मूला बता देता हूँ, v इज इक्वल टू v0 साइन ओमेगा टी, ये हम यूज करते हैं फार्मूला इसके लिए। ये जो v है ना, ये v, ये इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वोल्टेज की, ठीक है। अच्छा, v0 इसकी पीक वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरह करंट के लिए अगर आप कहेंगे तो i इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी होता है। i जो है वो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट होती है, ठीक है, और I0 इसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होती है। अब ये जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू किस टाइम है, जब टाइम आपके पास t के बराबर है, t टाइम, ठीक है। टी टाइम के ऊपर इनकी वैल्यू v इज इक्वल टू v0 साइन ओमेगा टी एंड i इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी के इक्वल होती है। अब ये अलग अलग इंस्टेंट के ऊपर इसकी वैल्यूज लेके मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा भी इसके ग्राफ के मुताबिक, ठीक है। अभी बस इनके फार्मूले जो हैं वो आप देख लीजिए, बस आपको ये पता होना चाहिए भाई इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है। हम ये बताएंगे भाई एसी अपनी वैल्यू लगातार चेंज कर रहा होता है। अब किसी भी इंस्टेंट पे आप चेक करना चाह रहे हैं कि अब इसकी कितनी वैल्यू है, वो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है। किसी भी लम्हे चेक कर सकते हैं, कहीं पर भी वो हो सकती है, किसी भी टाइम चेक की जा सकती है। वो जो उस वक्त उसकी वैल्यू शो हो रही होगी उस खास टाइम पर, वो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी। बस इतना सा काम है। फिर बात आती है जी पीक वैल्यू के ऊपर। ये पीक वैल्यू क्या होती है? देखो ये अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है, बढ़ती जा रही, एक मैक्सिमम वैल्यू पर आता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो, उसके बाद फिर कम हो रही, जीरो होगी। अब ये इसकी जो डिफरेंट वैल्यूज हैं जिसमें वेरिएशन आ रही है, आप देख सकते हो, बढ़ती मैक्सिमम, फिर करते कम होते जीरो। तो इसमें से कोई एक वैल्यू ऐसी जो मैक्सिमम है, वो कौन सी है हमारे पास? ये पीक के ऊपर, ये टॉप पर जो वैल्यू है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? पीक वैल्यू। करंट के ग्राफ में देख लीजिए, या फिर आप वोल्टेज के ग्राफ में आना चाहते हैं, वोल्टेज के ग्राफ में आ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज में देखिए, ये वोल्टेज बढ़ते जा रहे, एक पॉइंट पे मैक्सिमम है, फिर कम होते फिर जीरो हो गए। तो जो जिस वैल्यू इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ना जो इसकी, ठीक है, वो हमारे पास इसकी पीक वैल्यू कहलाती है। यहाँ से ये टॉप पर आई है, ये हमारी पीक वैल्यू है। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं मैं बता देता हूँ। द हाईएस्ट वैल्यू रीच्ड बाय द करंट और वोल्टेज इज इट्स पीक वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल V0, ठीक है। इस ग्राफ के मुताबिक V0 जो है वो हमारी क्या है? वो पीक वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इस ग्राफ में देख लें, इस ग्राफ में देख लें। करंट के हवाले से बात करनी है तो I0 हमारी क्या है? वो पीक वैल्यू है इस ग्राफ में, ठीक है। फिर उसके बाद एक टर्म आती है जी पीक टू पीक वैल्यू क्या होती है? ये अक्सर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। पीक टू पीक वैल्यू क्या होती है? अब एक पीक ऊपर बना यहाँ पर, ये पॉजिटिव पीक, ये वाला I0 करंट के केस के अंदर। एक पीक यहाँ नीचे बनता है नेगेटिव पीक, ये हमारे पास -I0, ठीक है। तो ये भी एक पीक है और ये भी एक पीक है, ये पॉजिटिव पीक है और ये नेगेटिव पीक है। इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखो वोल्टेज में भी, तो एक पीक आपको ऊपर मिला ये V0, और एक पीक आपको ये रिवर्स डायरेक्शन वाला करंट में नीचे मिला, वो -V0 है, ठीक है। ये पीक टू पीक वैल्यू क्या होती है? ये सम ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव जो पीक होती है ना, उनको सम करने से हमें मिलती है। द सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, यानी कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का मतलब पहले भी बता चुका हूँ, यानी अल्टरनेटिंग करंट भी और अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी, इन दोनों के जो पॉजिटिव है ना और नेगेटिव दोनों पीक का सम, द सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक्स वैल्यू। ये पॉजिटिव पीक वैल्यू करंट की, ये नेगेटिव पीक वैल्यू करंट की, इनका सम जो है वो पीक टू पीक वैल्यू होती है। ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू इसकी वोल्टेज की, और ये नेगेटिव पीक की वैल्यू, इन दोनों का सम, यानी पॉजिटिव पीक नेगेटिव पीक का सम जो है वो पी टू पी वैल्यू भी कहते हैं, इसको पीक टू पीक वैल्यू भी कहते हैं। ये हमारे पास क्या होती है? सिंपली पीक टू पीक वैल्यू। फिर हम बात कर लेते हैं जी एवरेज, उसके नाम से जाहिर है,
ठीक है, ये तो बड़ी आसान होगी हमारे पास। एवरेज ऑफ ऑल इट्स वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक खास टाइम के अंदर रहते हुए तमाम जितने भी वैल्यूज़ की वेरिएशन आ रही है उन तमाम वैल्यूज़ की जो एवरेज है उसको एवरेज वोल्टेज या एवरेज वैल्यू कहते हैं। ये देख सकते हैं आप, एवरेज ऑफ ऑल इट्स वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक खास पीरियड ऑफ टाइम के अंदर रहते हुए जितनी भी वैल्यूज़ अब मिलती हैं उन तमाम वैल्यूज़ की एवरेज को सिंपली हम एवरेज वैल्यू कहते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा रूट मीन स्क्वायर वाली वैल्यू है ना, इसको हमने आज डिस्कस नहीं करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको एक सेपरेट वीडियो के अंदर मैं पूरा डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे अभी इसको डिस्कस नहीं कर रहा, नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर हम बात करेंगे। राइट, अच्छा जी, तो हमने यहाँ तक पढ़ा था कि इसका अल्टरनेटिंग करंट का कंसेप्ट क्या होता है। उसके अलावा मैंने बताया था कुछ टर्मिनोलॉजी जो कि इसमें इस्तेमाल होंगी वो आपको पहले बता दूँ, ठीक है, ताकि ये बार बार आपको फिर मुझे बतानी ना पड़े। अब हमने आ जाना जी इसके ऊपर जो हमें इससे वैल्यू मिल रही होती है वोल्टेज की, उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कुछ मैथमेटिकल रिलेशन और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ जो यहाँ से बनते हैं उनकी तरफ आते हैं। ठीक है, तो जो आउटपुट वोल्टेज मिलते हैं ना हमें इसी जनरेटर से, उसका जो रिलेशन होता है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा भी लिख सकते हैं इसको, और V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। क्योंकि बच्चों आप सब जानते हो ना कि हमारे पास ये जो थीटा होता है ना, थीटा सॉरी ये जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है ना, अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है हमारे पास थीटा, तो थीटा बाय टाइम करेंगे तो ये आ गया। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा ओमेगा टी, एंड ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा बन जाएगा। राइट, सो यहां से क्लियर होगी बात कि थीटा किसके बराबर होता है? ओमेगा इंटू टी के बराबर होता है। तो यहां पर ये थीटा लिखा हुआ है, इसकी जगह पे आप रिप्लेस कर सकते हैं जी ओमेगा इंटू टी। ठीक है, ये मैं रिप्लेस क्यों करा रहा हूं उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, उसके बाद फिर ये देखो जी ओमेगा की वैल्यू भी आप यहां पे पुट कर सकते हो। ओमेगा क्या होता है हमारे पास? देखो ओमेगा होता है थीटा डिवाइडेड बाय टाइम। सही है, तो मैं ये सपोज कर लेता हूं कि हमारे पास वैसे तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, मैं ये सपोज कर लेता हूं भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास एक कंप्लीट जो है वो क्या आता है? राउंड ट्रिप आ जाता है। ठीक है, तो उसका कितना एंगल होता है? 2 पाई होता है। एक मुकम्मल जो सर्कल होता है ना ये साइकिल, ये कितना एंगल होता है? ये 2 पाई होता है। ठीक है, तो एक साइकिल कंप्लीट हो गया। अब एक साइकिल कंप्लीट करने में जो वक्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम टाइम पीरियड यानी कैपिटल टी कहते हैं। तो देखो थीटा की जगह पर आपने 2 पाई कर दिया, तो फिर टी की जगह पर क्या आएगा? कैपिटल टी आएगा। क्यों? वैसे तो मैं बता चुका हूं कि डिस्प्लेसमेंट भी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। हम एक ऐसी वैल्यू लेते हैं कि ये एक कंप्लीट साइकिल करे। ठीक है, तो हमने लिख दिया कंप्लीट साइकिल में फिर थीटा की वैल्यू बनती है 2 पाई। तो एक कंप्लीट साइकिल का फिर जो टाइम होता है वो कितना होता है? वो टाइम पीरियड के बराबर होता है। उसको कैपिटल टी से शो करते हैं ना, अभी बताया था आपको। टाइम पीरियड क्या होता है? वो टाइम जिसके अंदर एक साइकिल कंप्लीट होता है। तो एक साइकिल कंप्लीट हुआ, एक चक्कर मुकम्मल हुआ, टाइम पीरियड के बराबर आएगा। ये आ गया 2 पाई बाय ये आ गया टी, आ गया कैपिटल टी। और आपको एक बार ये भी बता दूं आपको, आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। 1/t किसके इक्वल हुआ? फिर f के इक्वल हुआ। ठीक है ना, 1/t इज इक्वल्स टू f होता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई f के बराबर। ठीक है, तो देख लिया आपने कि यही ओमेगा हमारे पास किसके इक्वल बन गया जी? 2 पाई, और 1/t क्या बन गया हमारे पास? f बन गया। सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f भी लिख सकते हो, और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास वो ओमेगा। ठीक है, ये ओमेगा है। ओमेगा की जगह पे आप लिख सकते हैं 2 पाई f, और f की जगह 1/t लिखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहां पर आपने इस ओमेगा की जगह पर लिख दिया 2 पाई बाय कैपिटल टी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास यूं आ जाएगा v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय टी। ठीक है, ये टी कौन सा है? ये जो साथ में मल्टीप्लाई हो रहा था ये वाला, ये वो टी आ गया। ठीक है, और इस ओमेगा की जगह पर क्या आ गया? 2 पाई बाय टी। इस फॉर्मूले के मुताबिक देख सकते हैं आप, ये एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आ जाएगा। तो हम साइकिल में 2 पाई एंगल ले लेते हैं और फिर टाइम किसके बराबर आ जाएगा? टाइम पीरियड के। तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है बच्चों, ओके। सो एक फॉर्मूला हमारे पास ये था v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। एक फॉर्मूला हमारे पास ये था v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा। एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय टी। ठीक है, अच्छा अब जब हम ग्राफ बनाते हैं ना, ग्राफ, ठीक है, आपको मैंने बताया था 2 ग्राफ है हमारे पास, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ये टाइम के रिस्पेक्ट से है वेरिएशन वोल्टेज में, और ये एंगल के रिस्पेक्ट से है वेरिएशन वोल्टेज में। ठीक है, जब आप ये वाला ग्राफ बनाएंगे ना, उसमें आप इस फॉर्मूले की हेल्प लेते हैं। यहां पर आप जितना वो कॉइल को टर्न करते जा रहे हैं ना, 0 पर था, 90 पर टर्न किया, 180 पर टर्न किया, और फिर क्या वैल्यू होगी उसकी,
तो वो आप थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हो तो उससे आप ये ग्राफ बना लेते हो। अगर आपने टाइम के रिस्पेक्ट से चलना है तो फिर आपको ये वाला फार्मूला जो है वो आना चाहिए। ठीक है, तो सिंपली क्या किया बच्चों, हमने इसके अंदर सिंपली थीटा की जगह पर ओमेगा टी लिखा। ओमेगा की वैल्यू जो है वो यहाँ पर हमारे पास किसके बराबर होती है, 2 पाई बाय टी के। अगर आप ये वैल्यू उठा के यहाँ लिख देंगे तो ये बन जाएगा v इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी मल्टीप्लाई बाय स्मॉल टी। स्मॉल टी कौन सा वाला, ये वाला स्मॉल टी, ऐसे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अच्छा अब ये हमारे पास वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज के लिए एक फार्मूला आ गया जो कि टाइम के रिस्पेक्ट से हम फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज का फार्मूला आ गया जो कि एंगल के रिस्पेक्ट से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ग्राफ में। अच्छा जी, अब चलिए हम देखते हैं किस तरह से हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमें ये पता है कि हमारे पास जो ये जो एसी है ना, एसी ये हमारे पास एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अच्छा अब हम जानते हैं, हमने अभी भी सीखा है कि एक साइकिल मुकम्मल होने का जो वक्त होता है ना उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम है वो है जी हमारे पास कैपिटल टी। ठीक है, ये कैपिटल टी टाइम आ गया, सही है। अब उसको ना हम अलग अलग पॉइंट्स में ब्रेक कर ले, छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक कर लेते हैं, अलग अलग इंस्टेंट लेते हैं टाइम के, फिर उस पर चेक करते हैं कि जो वैल्यू हमें यहाँ से मिली है क्या वाकई वो वैल्यू इसके मुताबिक ठीक है, कहीं गलत तो नहीं है वो वैल्यूज हमें मिली। ठीक है ना, तो देख लेते हैं जी हमने क्या करना है, ये फार्मूला ले लिया। अब हम टाइम की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे, वो टाइम की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर ये इस जगह पर पुट करेंगे और चेक करेंगे कि इस टाइम के ऊपर जो वैल्यू हमें वोल्टेज की यहाँ से मिल रही है क्या वाकई ही उसी तरह की वैल्यू यहां पर दी गई है या कुछ और वैल्यूज हैं, वो हम जानेंगे। ठीक है, ओके, एंगल के रिस्पेक्ट से भी बताऊंगा, टाइम के रिस्पेक्ट से भी बताऊंगा, ताकि हर तरह का क्वेश्चन जिस तरह से भी आपसे पूछा जाए आप उसको आंसर करने के काबिल होने चाहिए। राइट, ओके, फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज के लिए क्या करेंगे जी, हम अलग अलग वैल्यूज ले लेते हैं वोल्टेज की। पहले हम जो है ना ये वाला पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट के ऊपर अभी टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ, जीरो, तो हमें पता है कि जीरो अगर टाइम है ना तो वोल्टेज की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। अब चेक करते हैं क्या वाकई जीरो होती है कि नहीं होती। तो यहां पर हमने लिखा जी एट टी इज इक्वल टू 0 सेकंड। ठीक है, जब ये 0 सेकंड पर है, या फिर हम इसको यूं कहेंगे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अभी क्वाल ने रोटेट करना स्टार्ट नहीं किया तो शुरू में थीटा क्या है, 0 है। ठीक है, अच्छा जी, यहां पर पुट कीजिए, फिर टाइम की जगह पर ये वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। v की जगह v उसी तरह से आया, v नॉट उसी तरह से, साइन उसी तरह से, सिर्फ और सिर्फ अपने इस t के वैल्यू को पुट करना है। 2 पाई बाय कैपिटल टी मल्टीप्लाई बाय टी की जगह पर 0। ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई होगा, पूरे का पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये क्योंकि हमारे पास थीटा के इक्वल होता है ना, ये देख लो साइन के साथ ये पूरा थीटा और थीटा की जगह पर ये ओमेगा टी और ओमेगा टी की जगह पर ये पूरे का पूरा आ रहा है। तो याद रखना ये पूरे का पूरा असल में क्या है, थीटा है हमारा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। सही है, और इसके ऊपर साइन 0 पर क्या होता है, हमारे पास 0 होता है। कैलकुलेटर में लिखेंगे साइन 0 इक्वल प्रेस करेंगे तो आपको मिलेगा रिजल्ट 0। तो 0 को v0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा ना। तो देख लो हमारे पास जो वोल्टेज की वैल्यू मिल रही है व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, तो वहां पर वोल्टेज भी क्या है, 0। अब इसको ना हमने छोटे छोटे पीसेज में 4 टुकड़ों में काट दिया, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा टुकड़ा। अब यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम गुजरा, टोटल टाइम पीरियड का चौथा हिस्सा, उसको हम बोलते हैं t/4। अब चेक करते हैं t/4 के ऊपर हमें v0 मिल रहा है इस ग्राफ के मुताबिक, क्या वाकई v0 मिलता है, चेक करते हैं इसको। एट टाइम इज इक्वल टू t/4, यानी जब टाइम पीरियड का चौथा हिस्सा गुजरा है उस वक्त वोल्टेज की क्या वैल्यू मिलती है हमें। तो सिंपली इस t की जगह पर हमने क्या पुट कर देना है, t/4 पुट कर देना। बाकी चीजें देखो सेम टू सेम है, v उसी तरह से, v0 उसी तरह से, साइन उसी तरह से, 2 पाई उसी तरह से। जहां पर हमने t की वैल्यू पहले 0 पुट की थी वहां t/4 पुट कर देंगे। तो देखो t से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 द 2, 2 2 द 4, तो π/2 बच जाएगा हमारे पास। तो v0 साइन π/2, π/2 को हम 90 भी कहते हैं। तो देखो ये हमारे पास एंगल थीटा इस वक्त क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, और जो साइन होता है ना हमारे पास 90 पे, उसकी वैल्यू होती है 1। कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं, π/2 90 के इक्वल होता है। तो साइन 90 पे क्या होता है, 1 इंटू v0 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, v0 ही मिलेगा। समझ गए, ये v0 इसकी वैल्यू मिल गई हमें। राइट, अच्छा, तो हमें पता चल गया कि अगर टाइम जो है वो t/4 के बराबर है तो वैल्यू जो वोल्टेज की वो v0 होती है। चेक करते हैं कि वाकई v0 है जी, बिल्कुल। ये देखें, ये t/4 टाइम के ऊपर कितनी वैल्यू मिल रही है, v0 मिल रही है हमें। राइट, और एंगल थीटा उस वक्त कितना होगा, 90 डिग्री, और 90 पे कितनी मिल रही होगी हमारे पास, v0 ही मिली होगी। एंगल के मुताबिक भी चेक कर लो, जब 0 एंगल था तो ये भी 0 थी, जब एंगल 90 डिग्री हुआ तो ये कितनी मिल रही है आपको, v0 मिल रही है। समझ गए, दोनों ग्राफ के मुताबिक हमने बना लिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंस्टेंट पे चेक करते हैं, जब टाइम t/2 यानी आधा टाइम गुजर गया, हाफ टाइम, सॉरी ये जो हमारे पास टाइम पीरियड है ना उसका हाफ गुजर चुका है, t/2,
क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा टी है ना, तो ये उसका हाफ है t/2। तो t/2 टाइम गुजरने के बाद फिर क्या होता है, एट टाइम t इज इक्वल टू t/2। हमारे पास कितना टाइम गुजर गया, टोटल जो टाइम था ना जिसमें एक साइकिल कंप्लीट होता है, यानी टाइम पीरियड का उसका हाफ। ठीक है, तो टाइम पीरियड का हाफ टाइम गुजरने के बाद फिर क्या होता है, तो यहाँ पे फिर मैंने बताया कि इस टी की जगह पे आपने वैल्यू पुट करनी, यानी ये अलग अलग इंस्टेंट के ऊपर जस्ट आपने इस टी की वैल्यू को अलग अलग पुट करना है। 0 पुट किया था, t/4 पुट किया था, अब मैं t/2 इसके अंदर जो है वो पुट कर रहा हूँ। t/2 पुट करूंगा तो t से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, क्या बचेगा, पाई बचेगा। ठीक है, तो ये बचेगा v0 साइन पाई, पाई मीन 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर आएगा जी पाई, तो साइन 180 पे क्या होता है बच्चों, हमारे पास 0 होता है। 0 को v0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। राइट, तो देख सकते हैं जी यहां पर जब हमारे पास टाइम t/2 है तो वोल्टेज की वैल्यू क्या मिल रही है, हमें 0 मिल रही है। देख लो 0 पॉइंट है ना। ठीक है, इसी तरह से एंगल क्या बन रहा था इस वक्त, पाई यानी 180, तो 180 के ऊपर एंगल 0 बनता है, सॉरी वैल्यू 0 मिलती है। तो ये देख लो 180 वाला ये आ गया हमारा पॉइंट, 180 वाला, उस पर वैल्यू क्यों मिल रही है, 0 ही मिल रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 3t/4। ठीक है, यानी ये हमारे पास यूं समझ लीजिए कि 3/4 ऑफ द टाइम पीरियड है, 3/4 ऑफ द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का 3/4 हिस्सा गुजरने के बाद फिर वोल्टेज की क्या वैल्यू मिलती है, उसमें फिर आप टी की जगह पर 3t/4 पुट करेंगे, यानी ये जो टाइम पीरियड है उसका 3/4 हिस्सा। ठीक है, तो यहाँ पर इस टी की जगह पे फिर वैल्यू पुट की हमने 3t/4, तो यहाँ पर क्या होगा, टी से कट जाएगा, 2 1 2 और 2 2 4 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा v0 उसी तरह से आया, साइन उसी तरह से आया, तो ये बन जाएगा 3 पाई, नीचे 2 रह जाएगा, 3π/2, क्योंकि 2 इस 2 से 4 से कटा था तो नीचे 2 बच गया था, 3π/2। ठीक है, 3π/2 कितना एंगल बनता है हमारे पास, 270 डिग्री बनता है। तो अगर आप साइन को 270 पे चेक करेंगे तो आपको रिजल्ट देगा -1, उस -1 को v0 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का v0 मिलेगा आपको। तो ये देख लो कि 270 के ऊपर आके आपको -v0 मिल रहा है, और इस वक्त टाइम कितना था 3t/4, तो 3t/4 के ऊपर भी आपको -v0 ही मिल रहा है। टाइम के रिस्पेक्ट से भी चेक कर लिया, एंगल के रिस्पेक्ट से भी चेक कर लिया। फिर फाइनली आखिरी पॉइंट आता है हमारे पास ये वाला पॉइंट, इस टाइम के ऊपर। अब यहां से लेकर यहां तक जो टाइम कितना बन जाएगा, ये पूरा टाइम पीरियड यानी टी के बराबर, क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट हो गया ना, तो यहां से लेकर यहां तक टाइम को हम कितना बोलते हैं, टाइम टी बोलते हैं इसको। राइट, अच्छा अब आपने टी की जगह पर कैपिटल टी यानी टाइम पीरियड पुट करना है, तो यहां पर आपने ये टी वाली वैल्यू क्या पुट कर दी, कैपिटल टी पुट कर दी। ठीक है, तो ये टी इस टी से कट जाएगा, ये 2π बन जाएगा, तो v0 साइन 2π, साइन एवरी मल्टीपल ऑफ पाई पे क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे। अब आप क्या करेंगे जी, आप कैलकुलेटर में लिखे, अगर आपको मुश्किल हो रही है इसमें, तो साइन 2π या साइन 360 को 2π कहते हैं, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 को v0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, 0। तो ये देख सकते हैं दोबारा से 0 पर आ गया, एंगल के रिस्पेक्ट से भी, और एट टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल टी, ये फिर से क्या मिल गया, हमें 0 के इक्वल मिल गया। ठीक है, तो ये तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पर हमने मैथमेटिकली प्रूव करके भी देख लिया। तो आपके लिए जो MCQs वगैरह बनते हैं उसमें ये कहा जाता है कि जब एंगल जो है वो उसकी वैल्यू 90 डिग्री है तो फिर इसकी क्या इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी वोल्टेज की, वो आपको बताइए। ठीक है, जब उसकी वैल्यू जो है वो 270 डिग्री है फिर क्या वैल्यू होगी वो बताइए। या आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि जब हमारे पास टाइम पीरियड जो है वो 3/4 टाइम ऑफ टाइम पीरियड होता है, ठीक है, उस वक्त इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या होगी। ठीक है, जब हमारे पास टाइम पीरियड जो है वो टाइम जो है वो इक्वल टू टाइम पीरियड होता है उस वक्त फिर हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या होगी। ये वो क्वेश्चन है जो कि आपसे डिफरेंट इंटी टेस्ट में पूछे जाते हैं, MD-CAT के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपसे जो है वो ये जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके अंदर ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो यहाँ तक आपने सारे वोल्टेज को डिस्कस किया, अब हमने इसके करंट को भी डिस्कस करना है ना। तो करंट के लिए क्या करेंगे, इसी से हम जो है वो करंट की वैल्यू लेकर आएंगे। देखो हमने सीखा था ना ऊपर ये रिलेशन, ये वाला V = V0 sin ωt, ठीक है, वही रिलेशन यहाँ पे लिखी है V = V0 sin ωt। अब आपने इससे करंट की तरफ लेके जाना है तो आपको ओहम लॉ आता है V = I × R होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस इस केस के अंदर कांस्टेंट होती है हमारे पास, तो इस V की जगह पर क्या आएगा I × R। ये V0 है उसी रिस्पेक्ट से I0 × R कर देंगे आप। ठीक है, तो R इधर भी है उधर भी है, R कैंसिल हो जाएगा, I = I0 × sin ωt। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। अब अगर आप चाहते हैं ना कि आप इसकी भी डिफरेंट इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाल के इसको प्रूव करें तो आप बिल्कुल इसी तरह से कर सकते हैं। यानी जहां पर आपका ये V और V0 आ रहा है ना, इसमें सिंपली आप I और I0 कर दीजिए, बाकी सेम टू सेम यही प्रोसीजर आएगा। आप देख सकते हैं इनके ग्राफ भी सेम है। ठीक है,
इनके ग्राफ भी बिल्कुल सेम है, एक जैसे हैं। तो जस्ट आपने जहां पर वी था वहां पर आई कर देना है, तो आप इसकी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं आसानी से। मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि ये मैंने आपको डिटेल से करा दिया है 1 बाय 1, तो आप आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है। बच्चों ये हमारे पास वो टोटल टाइम टी था जिसको आपने 4 टुकड़ों में बांटा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले यहाँ से यहाँ तक टाइम, टोटल टाइम पीरियड का चौथा हिस्सा T/4, फिर यहाँ से यहाँ तक टाइम, टोटल टाइम पीरियड का आधा हिस्सा यानी T/2, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम, टोटल टाइम का 3/4 हिस्सा, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम, पूरा टाइम जो है वो ये टाइम पीरियड के इक्वल होता है यानी कैपिटल टी के इक्वल। ठीक है, ये जो एंगल्स हैं ये उसकी एक कंप्लीट साइकिल। यहाँ से ये थंब को देखिए, मेरे थंब को यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 180 डिग्री, फिर अब मैं यहाँ से मजीद घुमा नहीं सकता, यूँ घुमाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक 270 से अब फिर यहाँ पर आएगा दोबारा, तो एक साइकिल कंप्लीट होगा। यानी यहाँ से चला था, घूम के वापस उसी पॉइंट पर आ गया, एक साइकिल कंप्लीट हो गया, तो उसमें एंगल 360 बनता है। इस तरह से आपने इसको फिर 360 के एंगल को जो है वो 4 टुकड़ों में काट दिया। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हिस्सों में काट दिया, 0 से 90, 90 से 180, 180 से हमारे पास 270, 270 से फिर 360 तक आ गया। राइट, ओके। तो उम्मीद है ये कंसेप्ट आज का जो है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।